अच्छा जी, सैलरी के चैप्टर में कहाँ पहुंच गए हम? सैलरी के चैप्टर में हमने डेफिनेशन कर लिया है, डिडक्शंस भी डिस्कस हो गई। अब परक्विजिट फैसिलिटीज बेनिफिट्स, इस पे हम बात करें। पेंशन और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ये दो चीजें डिस्कस हो गई। और थर्ड में ग्रेचुइटी भी डिस्कस हो गया था कल, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड की। यहाँ तो कोई सवाल तो नहीं किसी का, पॉइंट नंबर 3 तक? चलें, फिर आगे चलते हैं। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड को थोड़ा सा अगर मैं रिपीट कर दूं, ऑल तो बड़ी दफा हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बस क्विकली मैं बता रहा हूँ कि प्रोविडेंट फंड के केस में क्या होता है कि आपका एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बताता है कि हम आपको प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी भी देंगे। प्रोविडेंट फंड जो है, इट इज अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट से क्या मुराद होती है कि जिस वक्त आपकी मुलाजमत खत्म हो जाएगी तब आपको ये बेनिफिट मिलेगा। दिस इज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो होगा ये कि ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्विस आप कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे एक बैंक अकाउंट में। ये जो बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है इसको बोलते हैं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। और जितने पैसे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है इसी बैंक अकाउंट में, उतने पैसे एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। उसके बाद इस बैंक अकाउंट में जितने पैसे होते हैं इसको कहीं पे क्या कर देते हैं आप, इन्वेस्ट कर देते हैं। वो कोई फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर कि वो कहाँ पे इसको करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट वो करेगा इससे कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा। वो रिटर्न जो है वो, अगर उसने किसी बिजनेस में किया और फिर वहां से डिविडेंड आ रहा है तो वो प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, वो रिटर्न प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, वो मार्कअप भी हो सकता है, ठीक है जी। ये प्रॉफिट और मार्कअप दोबारा इस बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर तीनों पैसों को इकट्ठा करेंगे, फिर इन्वेस्ट करेंगे, तो ये इस तरह रोल ओवर होता रहता है। हाँ, जिस वक्त ये एम्प्लॉई का रिटायरमेंट होगा, जब इसकी रिटायरमेंट होगी या ये खुद रिजाइन कर जाएगा, तो फिर इसको तीन किस्म के पैसे मिलेंगे। नंबर वन पैसे वो होंगे जिसका अपना कंट्रीब्यूशन है, यानी कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। दूसरे पैसे कौन से मिलेंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। और तीसरे पैसे कौन से मिलेंगे, मार्कअप। इसके केस में इसके पास चॉइस है कि चाहे तो मार्कअप ले चाहे तो ना ले। ये जिस वक्त वो जॉब स्टार्ट करेगा उस वक्त ये एम्प्लॉयर इसको ये ऑप्शन देगा कि आप मार्कअप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते, तो उसी वक्त इसने बता देना जी कि मैं लूंगा मार्कअप या नहीं लूंगा। तो अब इसको जरा, ये जो मैंने अमाउंट्स लिखी हैं, ये जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन था ये इसको यहाँ पे मिल गया। उसके बाद ये जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन था ये भी इसको रिटायरमेंट पे मिल गया। और उसके बाद लास्ट में कौन सा था, ये जो मार्कअप था, इसमें इसके पास चॉइस थी कि ये चाहे तो ले या ना ले। अब यहाँ पे जो चीज समझने वाली है, जिसके लिए मैं सारी स्टोरी रिपीट कर रहा हूँ, वो ये कि एम्प्लॉय की तनख्वाह फर्ज करें कि 100 रुपया है, ये इसकी ग्रॉस सैलरी है। और ये प्रोविडेंट फंड में यूजुअली 10% होता है, लेकिन कम ज्यादा हो सकता है। ये कोई लाजमी नहीं है कि 10% ही होगा। सैलरी का कुछ कम, बेसिक सैलरी का कुछ कम या ज्यादा होता है। तो प्रोविडेंट फंड जो है, लेट से 10 रुपए वो कंट्रीब्यूट करता है, तो इसका मतलब इसको जो तनख्वाह मिल रही होगी वो कितनी मिल रही होगी, 90। ये इसकी टेक होम है, यानी कि इसकी जो नेट सैलरी है वो 90 है, ठीक हो गया जी। ये 10 रुपए कहाँ जा रहे हैं, ये एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन के हैं, जो कि बैंक अकाउंट में चलेंगे। जो जब ये इसको कब मिलेंगे, जब ये रिटायर होगा तो तब ये इसको मिल जाएंगे वापस, ठीक है जी। और ये जो 10 रुपए इसने कंट्रीब्यूट किए थे, एम्प्लॉयर भी कितने पैसे कंट्रीब्यूट करेगा, 10 रुपए ही करेगा। और जब ये रिटायर होगा तब ये भी 10 इसको मिल जाएंगे, ठीक हो गया जी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि आपने, आपको याद, मैं जरा स्लाइड रेफर कर देता हूँ कि हमने सैलरी का चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो हमने बेसिस ऑफ टैक्सेशन की एक स्लाइड डिस्कस की थी, जिसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था। वो क्या था, वो था रिसीट ऑफ इनकम। रिसीट ऑफ इनकम में हमने कहा था कि अमाउंट बेनिफिट पर्पज ट्रीटेड एज रिसीव्ड व्हेन एक्चुअली रिसीव्ड। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये 90 रुपए, लेट से ये इसका पहला साल है, ईयर 1 एम्प्लॉय का,
तो ईयर 1 में इसने जो 90 रुपए इसको मिले, ये इसकी सैलरी इनकम लिखी जाएगी इस एम्प्लॉई की। अब मैं सैलरी इनकम बना रहा हूँ पहले साल की, तो इसकी सैलरी इनकम में ये 90 रुपए आएंगे ना, क्योंकि ये एक्चुअली रिसीव्ड है। ठीक है। और साथ में कुछ और भी था, वो क्या, अप्लाइड ऑन बिहाफ और इंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सन और अंडर एनी लॉ, या अगर एम्प्लॉई के कहने पे ही आपने कोई पैसे काट के कहीं इस्तेमाल कर लिए तो भी वो क्या तस्वर किए जाएंगे कि रिसीव्ड है। तो अब ये जो 10 रुपए थे, ये एम्प्लॉय के कहने पे ही हमने कंट्रीब्यूट किए थे, तो इसका मतलब ये भी रिसीव्ड ही कंसिडर होगा। और जो सैलरी में अमाउंट टैक्स होगी वो कितनी होगी, 100। तो ये पहला पॉइंट है आज का इंपॉर्टेंट, कि आपने ये याद रखना है कि सैलरी में से जो भी डिडक्शंस हो रही हैं, अब चाहे वो लोन की इंस्टॉलमेंट डिडक्ट हो रही है, चाहे वो इनकम टैक्स भी किसी कंप्लायंस लॉ की कंप्लायंस में डिडक्ट हो रहा है, तो जितने भी डिडक्शंस एम्प्लॉय की तनख्वाह से किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे हमने यही तस्वर करना है कि वो रिसीव्ड है, क्योंकि या तो वो किसी लॉ की कंप्लायंस में हो रहे हैं या फिर वो एम्प्लॉय की इंस्ट्रक्शन के ऊपर हो रहे हैं। इसलिए सैलरी के हेड ऑफ इनकम में जो अमाउंट टैक्स की जाएगी वो हमेशा कौन सी सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी। तो मैं यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने लगा हूँ, नीचे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ कि आपने याद ये रखना है कि नंबर 1, ऑलवेज ग्रॉस सैलरी विल बी इंक्लूडेड इन इन व्हाट, इन टैक्सेबल इनकम। ठीक है, जो जब जब मैं टैक्सेबल इनकम बना रहा हूँ, तो जो भी मेरी ग्रॉस सैलरी है वो मैं लिखूँ। अगर कोई एग्जाम्प्ट हो तो फिर और बात। तो टैक्सेबल इनकम में डेफिनेटली सैलरी का हेड ऑफ इनकम आ रहा है, प्रॉपर्टी बिजनेस के, सो हम सैलरी के हेड ऑफ इनकम में ग्रॉस सैलरी लेंगे हमेशा, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब जिस वक्त इसकी रिटायरमेंट होगी, तो फिर इसको कुछ पैसे मिल रहे हैं। वो कौन कौन से पैसे हैं, लेट से मार्कअप से 5 रुपए आ रहे हैं, तो इसको टोटल कितने पैसे मिल रहे हैं, 25 रुपए। तो अब मुझे ये बताएं कि जब इसको रिटायरमेंट पे पैसे मिलेंगे, तो इस 25 में से ये वाली जो अमाउंट है, ये जिस साल आप फर्स्ट कर लेते हैं, ईयर ईयर 30 है, 30वें साल में रिटायर वो हो रहा है जाके, तो 30th ईयर में जाके उसको जब ये मिलेंगे 25 रुपए, तो क्या ये 10 रुपए ऑलरेडी टैक्सेबल इनकम में शामिल होके इसके ऊपर टैक्स अदा नहीं हो गया वो? क्योंकि जब मैं सैलरी टैक्स करता था, कौन सी वाली करता था, ग्रॉस। और वो ग्रॉस में ये प्रोविडेंट फंड के जो पैसे एम्प्लॉय की तनख्वाह से काट के उस वहां रखे जाते थे, बाद में उसको मिल रहे हैं, तो मैं सैलरी उस साल में कौन सी टैक्स कर रहा था, 100 कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है, जब भी आपको रिटायरमेंट के वक्त प्रोविडेंट फंड के 25 रुपए मिलेंगे, तो इसमें से ये जो 10 रुपए हैं ये टैक्सेबल नहीं होंगे अब। ठीक है। तो रिटायरमेंट के वक्त दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये लिखने लगा हूँ, ऑन रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, या जो भी आप जिस वजह से भी आपने छोड़ी जॉब, आपकी जॉब खत्म हुई, ऑन रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन shall not be taxable। और इसकी रीजन क्या है, रीजन ये है बिकॉज इट वाज ऑलरेडी टैक्स्ड इन रेलेवेंट टैक्स ईयर। तो जिस जिस साल में वो जितना कंट्रीब्यूशन करता जा रहा था, उस साल में वो टैक्स होता जा रहा था। तो इसलिए जब ये इकट्ठे पैसे इसको मिलेंगे, तो ये इसमें से ये वाला एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन हमने इसको इनकम में शामिल नहीं करना, ये ऑलरेडी हो चुका है। बाकी एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और मार्कअप को हमने शामिल करना है। ये जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है, ये टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा। ये हम सैलरी की डेफिनेशन में पढ़ चुके हुए हैं, और ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये जरा मैं दोबारा डेफिनेशन पे जा रहा हूँ, सैलरी डेफिनेशन। और डेफिनेशन में हमने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में हमने एक आइटम पढ़ा था, इट इंक्लूड्स, ये क्या लिखा है पहला आइटम, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। तो ये सैलरी की डेफिनेशन में शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि अब जिस वक्त एम्प्लॉय की रिटायरमेंट होती है ना, रिटायरमेंट होती है, तो कौन कौन सी इन प्रोविडेंट फंड तो उसको पूरा 25 मिलेगा, लेकिन जो मैं इनकम की कैलकुलेशन में अमाउंट्स लेकर आऊंगा,
वो कौन कौन सी होंगी? ये दो, 10 और 5। ऊपर वाला 10 नहीं लेकर आऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स हो चुका है। चलो जी, ये बेसिकली एक बैकग्राउंड स्टोरी थी। अब हम जरा टैक्स लॉ की तरफ आते हैं कि टैक्स लॉ क्या कहता है कि प्रोविडेंट फंड जब आपको मिलेगा तो इसकी टैक्सेशन कैसे की जाएगी। तो प्रोविडेंट फंड के केस में आपको एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन मिलेगा रिटायरमेंट पे, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कुछ रिटर्न्स क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर मिलेंगे, और अक्यूमुलेटेड बैलेंस पेड। अब ये जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस पेड है, इसमें ये तीनों चीजें शामिल होती हैं। ये तीनों चीजें शामिल होती हैं अक्यूमुलेटेड बैलेंस में। लेकिन टैक्स लॉ ने ये बताया हुआ है कि इन तीन फिगर्स का रेलेवेंट रेलेवेंट टैक्स ईयर में क्या ट्रीटमेंट करोगे, और जब ये इकट्ठे पैसे मिलेंगे तब क्या ट्रीटमेंट करोगे। सो टैक्स लॉ ने ये दोनों चीजें अलग अलग बताई। और साथ में ये बता दिया कि प्रोविडेंट फंड तीन किस्म के हैं। एक गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड, दूसरा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और तीसरा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है। तो गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड मतलब आप सरकार के एम्प्लॉय थे और वहां से आपको प्रोविडेंट फंड मिल रहा है। रिकॉग्नाइज यानी आप सरकारी एम्प्लॉय तो नहीं है लेकिन किसी प्राइवेट जगह जॉब करते हैं, लेकिन उसका जो प्रोविडेंट फंड है वो आपने एफबीआर से क्या करवा लिया, रिकॉग्नाइज करवा लिया। और अनरिकॉग्नाइज का मतलब ये कि आपने फंड को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कराया एफबीआर के पास जाके, वो ऐसे ही सिक्स शेड्यूल की रिकॉग्निशन नहीं है आपके पास। तो अब इसमें जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो बहुत ही आसान है जी। जिस तरीके से आपको टेबल बता रहा हूँ उस तरह से याद रखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ दो बातें याद रखने वाली हैं, बाकी सारा टेबल कॉमन सेंस बेस्ड है। पहली चीज तो ये कि आपको ये वाला ट्रीटमेंट अब क्लियर होना चाहिए कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, चूंकि मैं ग्रॉस सैलरी टैक्स करता हूँ इसका, इसलिए इसको तो कहीं पे भी टैक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसका ऑलरेडी टैक्स इन सैलरी, देयरफॉर नो ट्रीटमेंट। क्या लिखा हुआ है, इधर भी यही लिखा हुआ है, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट। तो इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जब वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दे रहा है फंड में तब भी, और जब वो उसको पैसे मिल रहे हैं तब भी। ये तो उसने कमेटी डाली है अपनी सर्विस में जो उसको वापस मिल जाती है। तो चूंकि मैं सैलरी ही ग्रॉस बेस पे टैक्स कर रहा हूँ इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट। अब जो सरकारी प्रोविडेंट फंड है उसमें ये सारी अमाउंट्स एग्जाम्प्ट है। ठीक है। तो कौन कौन सी, ये सारी की सारी, यानी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी, अगर कोई रिटर्न क्रेडिटेड है वो भी, और जब इकट्ठे पैसे मिलेंगे तब भी। तो सरकारी मुलाजिम ने अपने प्रोविडेंट फंड की इनकम के ऊपर कोई टैक्स अदा नहीं करना। अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क ये है कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में जब इकट्ठे पैसे मिलेंगे रिटायरमेंट के साल, तो वो क्या होते हैं, एग्जाम फ्रॉम टैक्स होते हैं। लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में ये पैसे जब मिलते हैं तब ये क्या होते हैं, ऑल सम्स आर टैक्सेबल। लेकिन जिस वक्त, जिस जिस साल में आप कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं प्रोविडेंट फंड में, उसमें उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? रिकॉग्नाइज कराने का फायदा ये होगा कि जब इकट्ठे पैसे मिलेंगे वो पैसे क्या हो जाएंगे, एग्जाम। अनरिकॉग्नाइज का नुकसान क्या है कि जब इकट्ठे पैसे मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। सिर्फ कौन से पैसे टैक्सेबल नहीं होंगे, ओनली एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज एग्जाम, ऑल अदर सम्स आर टैक्सेबल। तो बिल्कुल कॉमन से, अभी तक टेबल में कोई ऐसी चीज नहीं आई जो आपको याद, जिसको मेमोरी में जगह देनी पड़े। ठीक है। सो आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में सारा एग्जाम, इसका फायदा ही सबसे बड़ा ये है। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में नुकसान ही सबसे बड़ा ये है कि जब इकट्ठे पैसे मिलेंगे तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन के अलावा सारी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, सैलरी इनकम में शामिल करेंगे और उसके ऊपर टैक्स अदा करेंगे ना। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर आपने ये एग्जामेशन लेनी है तो फिर जब आप प्रोविडेंट फंड में पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, कौन कौन, एम्प्लॉयर और जो मार्कअप जा रहा होगा, तब वो टैक्सेबल होगा रेलिवेंट टैक्स ईयर में। ठीक है। तो कितना टैक्स लॉ ने बताया जी कि 1,50,000 या फिर 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस लेसर इज एग्जेम्प्ट। जितना भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है उसमें आप देख लोगे कि इसमें से जो अमाउंट कम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बाकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। और रिटर्न क्रेडिटेड में रिटर्न एट द रेट ऑफ 16% और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस हायर इज एग्जेम्प्ट। तो ये दो एग्जाम्पशन दी हुई हैं। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है। तो अभी आपने ये जो दो ग्रे बॉक्सेस हैं इसकी टेंशन नहीं लेनी, इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, तो फिर ये कैलकुलेशन आपको समझ आ जाएगी।
अभी का जो टेक अवे है वो क्या है, जो आपको याद रखनी चीज वो ये कि सो इम्पोर्टेंट चीज एक और यहाँ पे लिखा हूँ जो मतलब आपको खास तौर पे याद रखनी है, वो ये कि रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और रिटर्न ये होते हैं, दीज आर टैक्सेबल इन रेलेवेंट ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। जिस साल में मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और मुझे मेरे अकाउंट में बेशक ये पैसे मुझे मिलते नहीं है, ये एम्प्लॉय को मिले नहीं है अभी। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में सबसे बड़ा फायदा ये है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और रिटर्न ये टैक्सेबल कब होते हैं, रेलेवेंट टैक्स ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में। ठीक है जी। और अनरिकग्नाइज्ड में क्या मसला है, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कि यही दो अमाउंट्स कौन कौन सी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और रिटर्न के केस में क्या होता है, नॉट, ये बल्कि इसको इस तरह लिखें, लंप सम अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से मुराद रिजाइन भी है, इसमें सब चीजें शामिल है। रिजाइन कर दिया आपने, छोड़ दिया, एम्प्लॉयर ने निकाल दिया, किसी वजह से आपको प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, वो सारी चीजें मैं रिटायरमेंट में कवर कर रहा हूँ। लंप सम अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट इज टैक्सेबल इन ईयर ऑफ रिसीट। यानी अगर ये 60 साल की उम्र में रिटायर होता है एक बंदा और उसने 20 साल नौकरी की है, तो उसने इस पैसे के ऊपर अगर फंड रिकॉग्नाइज था तो उसने 20 साल उसके ऊपर टैक्स अदा करता रहा, थोड़ा थोड़ा हर साल। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब 60वें साल में रिटायर होगा तो लम सम अमाउंट जो उसको मिल रही होगी वो सारी उसकी टैक्सेबल इनकम में चली जाएगी, जिससे क्या होगा, उसको हायर टैक्सेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नुकसान होता है एम्प्लॉय को। ठीक हो गया जी, ये दो बातें समझ आ गई आपको। ये जो कैलकुलेशन है, ये वाली जो ग्रे बॉक्स में है, इसको हमने कहा कि अभी हम फिलहाल कैलकुलेट नहीं कर रहे, ये हम कल की क्लास में एक न्यूमेरिकल दूंगा आपको, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, समझ आ जाएगी। आखिरी बात ये है कि जो डियरनेस अलाउंस लिखा हुआ है आगे, डियरनेस अलाउंस, ये जो दोनों ग्रे बॉक्सेस में डियरनेस अलाउंस लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ है, इट्स अ कॉस्ट ऑफ, इट्स अ टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस महंगाई अलाउंस को बोलते हैं, कि अगर एम्प्लॉय की कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा हो गई है तो उसको एक अलाउंस दे दिया जाए, तो वो अलाउंस शामिल करके आपने ये एग्जाम्पशन कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है। तो कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, एक एक न्यूमेरिकल में ही आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, टैक्स ऑन सैलरी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, ये मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ये प्योरली न्यूमेरिकल टॉपिक है। ये प्रोविडेंट फंड का न्यूमेरिकल और टैक्स ऑन सैलरी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, ये दोनों हम कल करेंगे जरा फ्रेश माइंड के साथ, ताकि आपको कल पहले से ही पता हो कि हमने न्यूमेरिकल करना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 से ऑनवर्ड चल रहा हूँ मैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कोई सर्विस अगर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर देता है, मिसाल के तौर पे हाउसकीपर प्रोवाइड कर देता है अगर एम्प्लॉयर, गार्डनर यानी कि माली, ड्राइवर, अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट। सो अगर एम्प्लॉयर की तरफ से अपने एम्प्लॉय को, लेट्स से एग्जेक्टिव एम्प्लॉय है, उसको आपने कहा जी कि हम ड्राइवर आपको दिया करेंगे, वो आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, दफ्तर आना जाना, आपके घर के काम शाम, ये वो। तो ये जो ड्राइवर दिया हुआ है, ये किसने दिया हुआ है, किसको, एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है, किसको, एम्प्लॉय को। तो इसका मतलब एक सर्विस है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है। तो टैक्स लॉ ये कहता है जी, अब क्या होगा कि सैलरी पेड टू देम बाय एम्प्लॉयर, जितनी भी तनख्वाह एम्प्लॉयर अदा करता है किसको, इन लोगों को, वो किसकी सैलरी में शामिल कर दी जाएगी, जिस जो फैसिलिटी ले रहा है। ठीक है।
बात बहुत आसान सी है, लेकिन अभी समझ आ रही, थोड़ी मुश्किल हो रही है। टाइम ऐसा है ना सैलरी के बाद। तो ये देखो, एम्प्लॉयर है एबीसी लिमिटेड, ये है मिस्टर ई, एग्जेक्टिव एम्प्लॉई। और इसको आपने, मिस्टर ई को एबीसी लिमिटेड ने कहा कि ये जनाब मिस्टर मिस्टर बूटा, ये एक ड्राइवर है, ये आपको हम दे रहे हैं। इस ड्राइवर को सैलरी कौन दे रहा है? एबीसी लिमिटेड। और मिस्टर ई को सैलरी कौन दे रहा है? एबीसी लिमिटेड। अब ये सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कर रहा है किसको? मिस्टर ई को। तो अब टैक्स लॉ ये कहता है कि जनाब आप ऐसा करें कि मिस्टर ई की जब सैलरी बताए ना, तो लेट से इसको 50,000 तनख्वाह मिलती है, तो सैलरी के हेड ऑफ इनकम में पहली अमाउंट तो आ गई सैलरी, बेसिक सैलरी कह लो। कितनी? 50,000। लेकिन अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की हुई है, और वो सर्विस कौन सी है? ड्राइवर की। तो ड्राइवर की भी तनख्वाह फर्ज कर लेते हैं कि 8,000। तो ये 8,000 भी इधर शामिल की जाएगी, और आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो कितनी होगी? 58,000। ये किसकी टैक्सेबल इनकम है? मिस्टर ई की। ये 8,000 रुपये एक्चुअली किसकी जेब में जा रहे हैं? हाँ, यहाँ से ये कंफ्यूजन नहीं लेना कि वो 8,000 मिस्टर ई को मिलने शुरू हो गए। मिस्टर ई को ये पैसे कोई नहीं मिल रहे, लेकिन इतने पैसों की सर्विसेज इसको मिल रही है। ठीक है। तो जो भी तनख्वाह मिस्टर ड्राइवर लेता है एबीसी लिमिटेड से, वो तनख्वाह मिल तो उस ड्राइवर को ही रही होगी, लेकिन उसका शेडो किधर अपीयर हो रहा होगा? इसकी सैलरी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि ये इतने की बेनिफिट ले रहा है। अब अगर एम्प्लॉयर ये कहता है कि जनाब ड्राइवर, आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है, चाहे तो लें चाहे तो ना लें। अगर ड्राइवर लेंगे तो आपने ऐसा करना है, 2,000 रुपये मिस्टर ई अदा करेगा इसको, 2,000 रुपये आप दिया करेंगे हमें। तो फिर टैक्स लॉ ये कहता है, चूंकि आप 2,000 पे कर रहे हैं, इसलिए 50,000, इसलिए अब आपकी टैक्सेबल इनकम कैसे होगी? बेसिक सैलरी 50,000, ड्राइवर की सर्विस कितने की है? 8,000 की। लेकिन चूंकि आप 2,000 अदा भी तो कर रहे हैं, तो ऐसा करें कि 2,000 इसमें से माइनस कर लें, और 6,000 यहाँ टैक्सेबल इनकम में ऐड होगी। ठीक हो गया? आसान। तो यही लिखा है यहाँ, सैलरी पेड टू देम, यानी कि देम से क्या मुराद है? ये लोग। बाय द एम्प्लॉयर, माइनस कर दो इसमें से पेमेंट बाय एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर फॉर द सर्विस। एम्प्लॉई ने कितने पैसे, अभी मैंने जो एग्जांपल लिखी, कितने पैसे दे रहा था एम्प्लॉयर को? 2,000। और सैलरी कितनी मिल रही थी ड्राइवर को? 8,000। तो हमने वो 6,000 टैक्सेबल इनकम में डाली। ठीक है, बहुत ही आसान सी एक प्रोविजन थी। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो नहीं, टैक्सेबल होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में भी टैक्सेबल होगा, कोई ऐसी एग्जाम्पशन नहीं है। अब आपके कोई अगर रिश्तेदार या कोई जानने वाला गवर्नमेंट सर्विस में है, तो आपको ये होगा कि यार ये बंदा, इसके ऊपर तो टैक्स नहीं देता होगा। ऐसा हो सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, होता ही, अब ये हमने बात की है शरीयत की। शरीयत कहती है कि टैक्स लॉ की शरीयत कहती है कि उस पर टैक्स है। अब होता ये है कि जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है ना, सरकारी मुलाजिम, वो कहता है कि भाईजान, मुझे जो ड्राइवर मिला हुआ है वो किस लिए मिला हुआ है? ऑफिशियल पर्पज। जो ऑफिशियल पर्पज के लिए मिला हुआ होता है, वो आपका मतलब टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होता। आप उससे सर्विस सारा दिन अपने घर की लेते हैं, वो आपके बच्चों को लाना ले जाना करता है, बेगम साहिबा को शॉपिंग करा के लाता है, और वो सौदा सब्जी भी उसको आप सुबह सुबह लिस्ट दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, वो फल फ्रूट लेके घर पहुंचाता है, सारे काम आपके कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन आप कहीं बताएंगे कि मेरे वो काम कर रहा है, तो तभी वो टैक्सेबल होगा ना। तो आप कहीं बताते ही नहीं। आप कहते हैं ये तो ऑफिशियल पर्पज के लिए मिला हुआ है मुझे। इसी तरह व्हीकल जो एम्प्लॉयर की तरफ से मिला होता है, सरकारी दफ्तरों में क्या होता है कि उस पे मजे से फिर रहे होते हैं घर वाले, लेकिन आप उसको कहते हैं ये किस लिए मिला हुआ है? ऑफिशियल पर्पज के लिए, तो इसलिए टैक्सेबल इनकम में कुछ भी नहीं डालते आप। समझे? तो वो एक समझ लें कि झूठ है, एक झूठ कहकर आप उससे बच जाते हैं। तो प्रोफेशन में अब बेसिकली हम झूठ उसी चीज को मानते हैं जो पकड़ा जा सके। जिसको आप पकड़ ना सकते हो उसको हम झूठ ही नहीं समझते। ठीक है, तो ये अनफॉर्चुनेट चीज है। सो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के केस में बिल्कुल वो टैक्सेबल है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर मुझे ड्राइवर मिला हुआ है, तो मुझे अगर एफबीआर आके कहेगा भाई ड्राइवर की आप सर्विस टैक्स पे, मैं कहूंगा ड्राइवर तो ऑफिशियल पर्पज के लिए। अब इसका कोई सबूत नहीं है एफबीआर के पास कि वो ड्राइवर, या तो वो एक बंदा जो है वो कैमरा लेके सारा दिन फिरता रहे कि जी ये देखें ये देखें, ये आपके बच्चे को लेके जा रहा था, ये वो।
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एफबीआर का मुलाजिम भी सरकारी मुलाजिम है, वो खुद भी ऐसी फैसिलिटीज एफबीआर से ले रहा है, तो इसलिए। हाँ 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 हाँ, उसको टैक्सेबल नहीं करना। नहीं, ड्राइवर अगर ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब वो सैलरी इनकम में शामिल नहीं होता। अच्छा, यूटिलिटीज। तो जो एग्जाम में ये जो प्रैक्टिकल बात है ये एक अलग चीज है, हम तो थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं ना, कि जो जिसके मुताबिक आपने सवाल सॉल्व करना। यूटिलिटीज यानी कि बिजली, टेलीफोन, गैस, पानी। ये अगर आपका एम्प्लॉयर कहता है कि जनाब ये आपका जो भी बिजली का बिल है मैं अदा कर दूंगा, गैस का बिल है मैं अदा कर दूंगा। याद रखें यहाँ पे यूटिलिटीज अलाउंस की बात नहीं हो रही, हम ये क्या चीजें पढ़ रहे हैं, हम क्या चीजें पढ़ रहे हैं, ये एम्प्लॉय के असली खर्चे हैं, ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर आपको देता है ड्राइवर अलाउंस, ड्राइवर अलाउंस, अलाउंस सारे टैक्सेबल है सिवाय मेडिकल अलाउंस के। मेडिकल अलाउंस में सिर्फ 10% ऑफ बेसिक सैलरी की एग्जाम्पशन है। अलाउंस का वर्ड जहाँ आ गया वो सीधा टैक्सेबल, ठीक है। इसी तरह अगर यूटिलिटीज अलाउंस हो, टेलीफोन अलाउंस हो, तो अब टेलीफोन अलाउंस का मतलब ये है कि आपको एक पैसे मिल रहे हैं जो कि टेलीफोन का खर्चा मीट करने के लिए, वो सारा टैक्सेबल। यहाँ पे हम बात करें पर क्रेडिट की, यानी एक्चुअल टेलीफोन का बिल एम्प्लॉयर अदा करने जा रहा है। तो फिर टैक्स लॉ ये कहता है जी कि जो भी उन सर्विसेज की फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, जो उस बिल के ऊपर लिखी हुई होगी। तो जितने का बिल एम्प्लॉयर अदा कर रहा है उसमें से माइनस कर दें पेमेंट बाय एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर। वही सेम फार्मूला है जो अभी सर्विसेज के केस में था। तो मिसाल के तौर पे, जैसे पुराने वक्तों में वापडा एक इदारा था जो बाद में डिसमेंटल होकर डिफरेंट एंटिटीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वापडा के एम्प्लॉयज को बिजली फ्री दी जाती थी या सब्सिडाइज कम रेट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी। तो अब अगर उनका एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी का बिल बन रहा है लेट से 10,000, तो उसने अदा कितना करना है, उसने अदा करना है लेट से 1,000, तो उसको कम रेट पे यूनिट मिलता था। तो इसका मतलब क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है उस बिजली की, 10,000, लेकिन वो पैसे कितने अदा कर रहे हैं, इसको लेस कर देंगे तो 9,000 रुपये उसकी सैलरी इनकम में शामिल किया जाएगा। ना ये जो 9,000 है ये टैक्स कैलकुलेशन के लिए शामिल करना है, ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय वेव्ड बाय एम्प्लॉयर, वेव्ड का क्या मतलब होता है, माफ कर दो, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय वेव्ड बाय एम्प्लॉयर, ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है, लाइबिलिटी, ठीक है जिसने भी बोला। तो ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय वेव्ड बाय एम्प्लॉयर यानी कि एबीसी लिमिटेड और मिस्टर ई इसका एम्प्लॉय इससे लोन लेता है 1,00,000 रुपया, एबीसी ने पैसे दिए मिस्टर ई को, और मिस्टर ई ने कहा कि मैं वापस कर दूंगा लेट से 6 मंथ्स के बाद। 6 मंथ्स के बाद एबीसी लिमिटेड ने कहा कि जाओ माफ किया, ना दो वापस। तो ये जब माफ किया तब ये 1,00,000 रुपए क्या होगा, सैलरी के कैलकुलेशन में शामिल होगा, किसकी, मिस्टर ई की। गॉट दिस, सिंपल सी बात। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय वेव्ड बाय एम्प्लॉयर, तो वेव्ड अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल इनकम में चल जाएगी। अगली बात, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल टू थर्ड पार्टी पेड बाय एम्प्लॉयर, मतलब ये कि मिस्टर ई जो है ये जाके रहे एक होटल में, होटल का बिल बन गया 50,000 रुपये। एबीसी लिमिटेड ने कहा कि ये हम क्या करते हैं, हम पे कर देते हैं। तो मिस्टर ई की जेब में ना पैसे आए ना उसकी जेब से गए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय टू थर्ड पार्टी पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये 50,000 इसकी सैलरी इनकम में शामिल किया जाएगा टैक्स कैलकुलेशन के लिए। तो ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल टू थर्ड पार्टी पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड अमाउंट इज टैक्सेबल। प्रॉपर्टी और सर्विस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, कोई प्रॉपर्टी आपको दे दी, गाड़ी दे दी, प्लॉट दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, लैपटॉप दे दिया, मोबाइल फोन दे दिया,
प्रॉपर्टी और सर्विस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई, तो क्या होगा, जो भी इस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू है लेस पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। वही सिंपल फॉर्मूला है जी, इस सर्विस इस प्रॉपर्टी के लिए भी कोई पैसे अगर एम्प्लॉय ने पे किए हैं वो माइनस कर दें, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद एनी अदर परक्विजिट, लास्ट वन, आज का आखिरी टॉपिक, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, सेल्फ हायरिंग और प्रॉपर्टी, ये थोड़ा सा खतरनाक है। अगर कल टाइम मिला तो कल कर लेंगे। तो एनी अदर परक्विजिट, इसके अलावा अगर कोई और बच भी गया कोई परक्विजिट अगर, तो फिर उसको क्या करना है, वही फॉर्मूला है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ परक्विजिट में से माइनस कर दो पेमेंट बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर फॉर परक्विजिट। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल किसी का? आज मैं क्लास जरा 5-10 मिनट पहले खत्म कर रहा हूँ। ओके जी, ऑनलाइन में देर इज नो क्वेश्चन, जो बैठे में फिजिकल, कोई सवाल? हाँ, इसमें है क्या, सारों में एक ही बात है कि जो मार्केट सर्विस आपको मिल रही है उसकी मार्केट वैल्यू में से जो पेमेंट कर रहे हैं वो माइनस कर दें, दैट्स इट। चलें जी, कोई सवाल होगा तो फिर आप ग्रुप में पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।